नेहा जी। हाँ जी सर, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा 637वां हिंदी सेशन है। और अपना सेशन आज का स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज की जो हिंदी सेशन की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर मोनिका गोस्वामी। डॉक्टर मोनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में मैम। डॉक्टर मोनिका हमारे साथ पहले भी कई सेशन कर चुकी हैं। उनका एक मैं छोटा सा इंट्रो यहाँ पे देना चाहूंगी। वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हैं पिछले 19 साल से। और एमडी हैं इंटरनेशनल विथोलकास इंस्टीट्यूट ग्रीस से। और फिलहाल 10 बेडेड होम्योपैथिक हॉस्पिटल चला रही हैं झांसी में। और कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता और सहानी ड्रग ट्रांसमिशन सेंटर एट पटना की मेंबर भी हैं। और उन्होंने काफी कॉन्फ्रेंसेस में अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं, जिसमें से मुख्य हैं लोअर लिम्ब पैरालिसिस का ट्रीटमेंट एट लीगा कॉन्फ्रेंस दिल्ली, और गिलियन बेरी सिंड्रोम ऑफ अ 42 इयर्स ओल्ड लेडी। इन्होंने और काफी केसेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पीसीओडी और काफी स्किन डिजीजेस ट्रीट किए हैं होम्योपैथी से। तो आज का जो डॉक्टर मोनिका का टॉपिक है वो है आईबीएस, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम का होम्योपैथी से कैसे इलाज करके जो केसेस के द्वारा वो आज हमें प्रेजेंटेशन पे दिखाएंगी कैसे होम्योपैथी आईबीएस को ट्रीट कर सकती है और हमारी मदद कर सकती है। तो डॉक्टर मोनिका, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर नेहा जी। और ये कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी गुरुजनों का मेरा प्रणाम। जैसा कि नेहा जी ने बताया कि मुझे 19 साल हो गया है होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हुए। तो 19 साल से हम लोगों ने होम्योपैथी का एक बेसिक सिद्धांत है हैनिमैनियन होम्योपैथी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के आधार पर ही ट्रीटमेंट किया जाता है। और सिंगल मेडिसिन का एट ए टाइम सिंगल मेडिसिन का चुनाव करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक आईबीएस है। इस वक्त अगर हम समाज में जाएं तो आईबीएस के बहुत सारे केसेस हैं। एलोपैथी जिसको इनक्योरेबल मानता है। आयुर्वेद भी कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देता कि आप दवाइयां लेते रहिए, पूरी लाइफ आप दवाइयां ही लेते रह जाएंगे। लेकिन होम्योपैथी आपके लिए, एक आईबीएस के पेशेंट्स के लिए वरदान है, जिसमें हम होम्योपैथिकली पेशेंट को रोग मुक्त कर सकते हैं और कुछ समय बाद उसको दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिना दवाई के सब कुछ खा करके वो अपनी जिंदगी को बड़ा खुशनुमा तरीके से जी सकता है। तो होम्योपैथी का बेसिक सिद्धांत तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत होती रहती है। कभी हम मेटेरिया मेडिका का लेक्चर देते हैं, कभी मेटेरिया मेडिका पढ़ाते हैं, कभी रिपर्टरी के लेक्चर्स हैं। फिलॉसफी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन हमारा एक बेसिक सिद्धांत है। लेकिन मेडिसिन को जब हम पेशेंट्स में ढूंढते हैं, ये एक बहुत जरूरी है, क्योंकि सही दवाई का चुनाव। तो सही दवाई का चुनाव कैसे होता है, हम आपको एक केस प्रेजेंट करेंगे। 22 साल की फीमेल है, 21 साल की एक बच्ची है जिसको यह प्रॉब्लम है। करीबन 2014 से उसको इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। प्रॉब्लम 5 से 6 बार, कई कई बार 7 से 8 बार उसको स्टूल के लिए जाना होता था, लेटरिन जाती थी वो। साथ में म्यूकस म्यूकस तो आता ही था उसके स्टूल में, ब्लड भी आता था। ब्लड क्लॉटिंग के साथ उसका स्टूल था। ब्लड क्लॉटिंग ब्लड ब्लीडिंग होना, ये सबसे प्रमुख सिम्टम था उस पेशेंट का। 5 से 6 बार लेटरिन, कई कई बार 7 से 8 बार। जब भी कभी गैस पास होती थी उसको ब्लड आ जाता था। कई बार यूरिन के लिए जाती थी, उस समय पर भी उसको ब्लड आ जाता था, टपकता था लेटरिन की जगह से। कई बार गैस पास करने पर भी उसको ब्लीडिंग होती थी।
आईबीएस का मेन सिम्टम है कि बार बार लेटरिन जाना और पेशेंट को ये फील होते रहना कि लेटरिन आ रही है, लेटरिन आ रही है, लेटरिन आ रही है। सेकेंड सिम्टम आईबीएस के पेशेंट्स का है म्यूकस। जब इंटेस्टाइनल इरोजन स्टार्ट हो जाता है तो म्यूकस के साथ साथ ब्लडी स्टूल भी आने लगता है। करीबन ये प्रॉब्लम तो उसको कहीं ना कहीं बचपन से थोड़ी 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 थी, लेकिन ब्लीडिंग स्टार्ट 2014 से हुई। पेशेंट मेरे पास 21/6/2022 को फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट कराने आई। 2022 का केस है, जून 2022 में पेशेंट फर्स्ट टाइम मेरे पास आया। क्योंकि होम्योपैथी में सिर्फ एक सिम्टम को हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बॉडी एज अ होल को ऑब्जर्व करते हैं, तो जो कुछ और भी कंप्लेन होती हैं उनको भी हम नोटिस करते हैं। सर में दर्द राइट साइडेड उसको था और राइट आई भी साथ में पेन होता था उसको करीबन 2 साल से। पूरी बॉडी में मस्कुलर पेन, ठंडी हवा, बादल और बरसात में ये बढ़ जाता था। आंखों में डार्क सर्किल, बालों का झड़ना, पीरियड्स भी बहुत लेट थे इसके। 6-6 7-7 महीने उसको पीरियड नहीं आते थे। कई बार नाक से भी ब्लीडिंग की टेंडेंसी थी पेशेंट को, समर्स में ऐसा अक्सर होता था। पास हिस्ट्री में निमोनिया की हिस्ट्री रही है। फादर को भी कोलाइटिस का प्रॉब्लम रहा है, लेकिन आईबीएस जैसा कुछ भी नहीं था। खाने में इसको मीठा बहुत पसंद है। क्योंकि पेशेंट आईबीएस का था तो बहुत सारी चीजें उसका मन करता है, लेकिन वो खा नहीं सकती। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके खाने पीने में। नींद में ओढ़ कर सोना और राइट साइडेड स्लीप, ओढ़कर सोना और दाहिनी तरफ सोना। पेशेंट की हिस्ट्री लेते लेते दवाई का चुनाव हुआ पल्सेटिला। हम लोगों ने इसको पल्सेटिला दी। उसके सिम्टम्स हम लोग रडार यूज करते हैं और हिस्ट्री में पेशेंट को गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में खाना छोड़ना, ये एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम था। ईटिंग रिफ्यूज। जब हम लोग मेंटल लेते हैं एक पेशेंट का तो पूछते हैं उससे गुस्सा कैसा है आपका, तो गुस्सा बहुत आता है। क्या करते हो गुस्से में? गुस्से में सामान फेंकना, खाना छोड़ना, रोना, क्या होता है आपके साथ गुस्से में? तो पेशेंट बोला कि हम बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। माहौल घर का ये था कि इनकी 3 बहनें हैं, पेशेंट की 3 बहनें हैं, सबसे छोटी है ये। जो सबसे बड़ी बहन है वो सीधी, पिताजी माताजी की बात मानने वाली, वो शादीशुदा, शादी हो गई थी उसकी। सेकंड जो बहन इनकी है, उन्होंने लव मैरिज की और घर से भागकर शादी करी, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट इनको झेलने पड़े। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर आने लगे। क्योंकि ये अपनी बीच वाली बहन से बहुत ज्यादा अटैच थी बचपन से ही, तो कई कई बार ये अपनी बीच वाली बहन का सपोर्ट कर देती थी, जिसका दुष्प्रभाव इनको झेलना पड़ा। तो इनको कई बार पेरेंट्स इनडायरेक्टली कुछ 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 बोलते थे, तो इनको गुस्सा बहुत आता है। किसी भी बात पे, छोटी छोटी बात पे इनको गुस्सा आना, उस गुस्से में खाना छोड़ देना पहली चीज, और दूसरा चुप हो जाना, बिल्कुल बात ही नहीं करना, कई कई दिन तक बोलना नहीं। तो गुस्से में बात नहीं करना, रोना, बहुत जल्दी रोना आता है, बुरा बहुत जल्दी लगता है। पेरेंट्स कुछ भी कह दे छोटी सी बात पे ये बुरा मान जाती हैं। तो एक सिम्टम लिया गया है ऑफेंडेड इजीली। और इनको महसूस, चूंकि इनके पेरेंट काफी सख्त रहे हैं, तो अपनी बीच वाली लड़की से
उन्होंने कभी ये बताना ही बंद कर दिया कि उनकी 3 लड़कियां हैं। उन्होंने हमेशा बताना शुरू किया उस घटना के बाद कि मेरी 2 ही बेटियां हैं। वो भूल गया उस लड़की को। इनको लगता था कि नहीं, बुलाना चाहिए, दीदी से बात करनी चाहिए। ये भी कभी छुपते छुपाते बात कर लेती थी, लेकिन पेरेंट्स के डर से इन्होंने कभी उससे ज्यादा संबंध नहीं रखा। तो इन सब घटनाओं की वजह से इनको ये फील होने लगा कि मेरे पिताजी माताजी मेरी बड़ी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे कम प्यार करते हैं। तो जिसकी वजह से इनके अंदर एक फॉर सेकेंड फीलिंग डेवलप हो गया कि मेरे पेरेंट्स मुझसे कम प्यार करते हैं और मेरी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं। इसके अलावा इनको बहुत फील होता था जो इनकी माँ या पिता इनसे कुछ गलत तरीके से बोल देते थे, इनको ये भी बहुत चुभता था। एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स। मेंटल सिम्टम्स 4 रुब्रिक्स मैंने लिए। ईटिंग रिफ्यूज, ऑफेंडेड इजिली, फॉर सेकेंड फीलिंग, एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स। गर्मी में भी इनको ओढ़ के सोना बहुत पसंद है। इसके साथ पीरियड्स इनके काफी डिले हैं। करीबन 6 से 7 महीने तक इनके पीरियड्स नहीं आए थे। जब हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ 6 से 7 महीने पीरियड्स नहीं आते थे। मेंसिस सप्रेस लिया है मैंने। मेंसेस टू लेट भी ले सकते हैं, लेकिन 6 7 महीने पीरियड्स नहीं आना और आना तो बहुत कम आना, तो जिसकी वजह से मेंसेस सप्रेस्ड रूब्रिक का चुनाव किया। और रेक्टम में हिमरेज। स्टूल विद स्टूल ड्यूरिंग। इन सारे सिम्टम्स के साथ अब रिपर्टरी का काम खत्म हो गया, अब मेटरमेडिका का काम शुरू होता है। तो नंबर 1 पे पल्सेटिला आ रही है, इसलिए पल्सेटिला ही दे दी जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। हमको नेट्रोम्यूर के बारे में भी सोच सकते हैं, आर्सेनिक के बारे में भी सोचा जा सकता है, कैलकेरिया, लाइको, सल्फर। इन मेडिसिन के की नोट सिम्टम्स, आपको कोर सिम्टम्स पहचानने होंगे कि पेशेंट नेट्रोम्यूर जैसा दिख रहा है या पेशेंट पल्सेटिला जैसा। हर मेडिसिन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे नेट्रोम्यूर अगर होगा तो इतनी आसानी से अपने मन की बातें वो जल्दी जल्दी नहीं बताएगा। एक इंटरनल ग्रीफ रहेगा उसके मन में, और पेरेंट्स के साथ बहुत घुल मिल के भी नहीं, थोड़ा अकेलापन चाहेगा, थोड़ा चाहेगा कि हम अकेले रहें। या पेरेंट्स के प्रति उसके मन में एक कुंठा भाव जैसा एक रहता है कि हम उतना अटैचमेंट नहीं हो पाता है, अपना रिजर्व, और एक इनर कोर को आप बहुत इजीली नहीं पहचान सकते। नेट्रोम्यूर जब हिस्ट्री देते हैं उस समय समझ में आता है पेशेंट आर्सेनिक जैसा होगा। जैसे आर्सेनिक है, कहीं ना कहीं बर्निंग होनी चाहिए पेशेंट को, कुछ एंजाइटी बहुत होती है पेशेंट के अंदर, कुछ जल्दबाजी होती है, या पेशेंट अकेला नहीं रह सकता, पेशेंट को तरह तरह के डर बहुत सारे होते हैं। ये आर्सेनिक का सिम्टम है। कैलकेरिया, ईटिंग हैबिट्स हो सकती है कैलकेरिया में, लेजीनेस हो सकता है, या पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। उसका अपनी बहन से है, लेकिन चूंकि वो पेरेंट्स की वजह से अपनी बहन से बात नहीं करती है, तो कई बार अपने पेरेंट्स के हिसाब से रहना, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट थी, लेकिन पेरेंट्स का व्यवहार उसको बहुत अच्छा नहीं लगता था, कई बार लड़ भी जाती थी अपने पेरेंट्स से। नेट्रोम्यूर अपने मन की बात जल्दी बताएगा नहीं, उसके अंदर की फीलिंग को आप जल्दी समझ नहीं सकते। तो ऐसा हिस्ट्री लेते लेते
दवाई सामने आई, पल्सेटिला। पल्सेटिला उसको देने के बाद धीरे धीरे उसकी स्टूल पेस्टी था, स्टिकी स्टूल। हालांकि सारे सिम्टम्स मैंने नहीं लिए हैं। स्टूल स्टिकी था जो लैट्रिन में चिपक जाता था और आसानी से पास नहीं होता था, चिपक कर लैट्रिन आती थी। और हमेशा उसको फील होता था कि कुछ खाया है, भरपेट खाना नहीं खा पाना, खाया तो पेट फूल जाना, इस टाइप के सिम्टम्स उसको हमेशा लगे रहते थे। पल्सिटिला दवा देने के बाद उसके अंदर धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आया और स्टूल पेस्टिंग होने, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। सिर्फ स्टूल पेस्टी रह गया। जो लैट्रिन 6-7 बार या 8 बार जाना होता था उसको दिन में 2 बार जाने लगी। स्टूल हार्ड हुआ। फिर कई बार ब्लीडिंग होती थी, कई बार ब्लीडिंग कम हुई। धीरे धीरे उसके अंदर में चेंजेस आए और जैसे मेडिसिन देने के 2-2.5 महीने बाद का सिम्टम है कि लैट्रिन 5 बार जा रही है, 3 बार ब्लीडिंग हुई है, गैस, पूरा तनाव पेट में, और पीरियड्स अभी तक नहीं आए। उनतीस 9 2022 छठे महीने में मैंने पल्सिटिला का चुनाव किया। उसके बाद 9वें महीने में, सितंबर में, कार्सिनोसिन 0/3 दिया गया, जो कि 17वें नंबर पर है। कार्सिनोसिन को एज ए नोसोड दिया गया, जो पल्सिटिला का एक बहुत प्रोमिनेंट नोसोड भी है। कार्सिनोसिन देने के बाद इसमें एक बहुत अच्छा चेंजेस स्टार्ट हुए। जैसे जो लैट्रिन की जगह बहुत दर्द होता था वो काफी कम हुआ। फिर 30/10 को उसको नेजल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, नाक से खून आना शुरू हुआ। कार्सिनोसिन की एक डोज फिर से रिपीट की गई और उसके बाद नेजल ब्लीडिंग के लिए कोई और मेडिकेशन नहीं, कार्सिनोसिन ही मेडिसिन चलती रही। 0/3 के बाद प्लस करके उसको दिया गया। और पीरियड्स की हिस्ट्री, 26/10 को उसको पीरियड आना स्टार्ट हुए और उसके बाद से पीरियड्स रेगुलर रहे, पीरियड्स की कोई समस्या नहीं हुई। हर महीने उसके पीरियड्स आने लगे। तो पहली मेडिसिन पल्सेटिला दी, जिसने कुछ खास काम नहीं किया। उसके बाद मैंने दूसरी मेडिसिन कार्सिनोसिन दी और कार्सिनोसिन का बहुत अच्छा रोल रहा इस केस में और पूरा केस कार्सिनोसिन से सॉल्व हुआ। फिर उसके बाद 10 फरवरी 2023, 10 फरवरी 2023 में उसको राइट साइडेड पेन हुआ सर में और म्यूकस के साथ, ब्लड क्लॉट तो ठीक हो गया लेकिन म्यूकस आता रहा, कुछ कंप्लेंट्स और भी आई। तो वहां पर दवाई का चुनाव किया गया सीपिया। सीपिया क्योंकि उसका गुस्सा उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सीपिया देने के पीछे कारण था गुस्से में खाना छोड़ना, एक उसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम अभी भी है। दूसरा सिम्टम है खुद को मारना, गुस्से में खुद को मारना। गुस्से में सामान फेंकना। उम्र है 21 साल और सर, सर में भी दर्द है इसके, जो
अल्टरनेटिंग साइड्स हैं। हेड में पेन, साइड्स, कुछ कुछ दिनों में पेन होता है, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड। हमेशा आधे सर में ही दर्द होगा और अल्टरनेटिंग साइड्स। नाक से ब्लीडिंग अगेन स्टार्ट हुई। मेडिसिन सीपिया दिया गया। सीपिया देने के बाद केस काफी कुछ ठीक रहा। एक दबाव भी महसूस करती थी वो अपने पेरेंट्स का, कि बहुत सारी चीजें वो अपने मर्जी से नहीं कर पाती थी। एक पेशेंट का दबाव भी उसको महसूस होता था। करीबन 8-9 महीने केस चलने के बाद फाइनली सीपिया, लास्ट टाइम तक सीपिया ही चला, बीच बीच में मुझे कार्सिनोसिन देना पड़ा। प्रतिभा, हाँ बताओ बेटा, पहले जब हमारे पास ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था आपका, तब क्या दिक्कतें हुआ करती थी? स्टूल तो पेस्टी थे, हार्ड थे, नॉर्मल थे ही नहीं। और मैम गैस पास के साथ भी ब्लीडिंग, और टॉयलेट के साथ भी, और लैट्रिन के साथ तो होती थी। क्लॉट में अच्छे खासे क्लॉट, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी। और कभी ऐसे ही लगा कि मतलब कुछ हुआ है, पास में जाते थे राइट में तो वो ब्लीडिंग होती थी। म्यूकस के साथ भी ब्लडी म्यूकस आता था। 5-6 बार जा रहे, कभी कभी 7-8 बार ऐसी भूख लगती थी। और परहेज तो बहुत ही ज्यादा था। अब तो फिर भी आप कहती तो ये भी खाओ, मतलब हर चीज खाओ। कुछ ही चीजें हैं जो आप मना करती हो, वैसे तो हर सब्जी भी सारी नहीं खा पाते थे। और ये सब पूड़ी पराठे तो बहुत दूर की बात, फिर बाजार का खाना तो फिर ये सब भी नहीं। अब मैम काफी कुछ खाने लगे, काफी कुछ। सिर्फ कुछ ही ऐसे आपने बताया, बोला था खाने। हाँ मैम खाया था, कोई दिक्कत नहीं। भर पेट खाना खा रहे, पहले 70-80% पेट लगता था, भर के तो उठ जाते थे। अब भर पेट खाते हैं, काफी अच्छे। कोई भी पहले पेट फूलता था, हाँ भर पेट भी खाना खा लिया तो, रोटी भी भर पेट खा ली तो उसमें पेट फूलता था। मतलब जैसे उठते तो पेट इतना बड़ा लगता था, गैस बनती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइट पहले लैट्रिन में बहुत बार जाती थी और हर बार ब्लीडिंग होती थी, बिना लैट्रिन के भी ब्लीडिंग होती थी, गैस पास करने में, पेशाब करने में जी। अब वो ब्लीडिंग कितना होती है? ब्लीडिंग तो बहुत ही कम, ना के बराबर हो रही है। और गैस भी बनती थी। अभी गैस कैसा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। उस समय स्टिकी स्टूल था, मतलब बहुत ज्यादा लैट्रिन की जगह पे बहुत दर्द, बहुत ज्यादा दर्द होता था। लैट्रिन सेकते थे पानी से, अब तो बहुत दिन से हाँ सेकते थे। अब ये सब फील होता है? नहीं, अब ऐसा कुछ भी फील नहीं। अभी मैम 2 महीने से तो बिल्कुल भी नहीं। 2 महीने से बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ। मेंटल लेवल कैसा था? बहुत डाउन था, मतलब बहुत जगह दिखा चुके थे ना, सबने ये कहा कि ये इसका इलाज ही नहीं होता है, इसमें अप्स एंड डाउन आते हैं और इसका दवाइयां चलती रहती हैं, इस पे मतलब आदत डाल लो इस बीमारी। अच्छा, हमारे इलाज के दौरान दवाइयां भी चल रही थी पहले आपकी? हाँ। और तब दवाइयां एलोपैथिक चलती थी। हाँ। अब कोई दवाई नहीं चल रही है। तब एलोपैथिक दवाइयों के साथ आप क्या महसूस करते थे, अब हमारी दवाई के साथ आप क्या महसूस करते हैं? मैम अब तो पूरे आराम, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, ना दवाई खा रहे ना कुछ खा रहे। ये तो पहले दवाइयों के साथ लगता था कि हम मरीज है, मेंटली तो बहुत ज्यादा लगता था कि हम मरीज है, दवाई भी खा रहे हैं और तो भी कोई आराम नहीं मिल रहा। पिताजी कैसे हैं? अब तो काफी खुश है। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान तो पिताजी थे। अब वो कहते हैं हर जगह, अरे इसको तो बहुत आराम मिल गया, बहुत आराम मिल गया इसको। तो पहले तो हम भी नहीं मानते थे, हमने भी जाके डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने हमसे भी गुस्सा किया, तब भी हमें नहीं लगता था। लेकिन अब हमें लग रहा है कि हाँ, 1 साल नहीं हो पाया अभी मैम, आपने तो फिर भी कहा था कि अभी 2 साल तो मान लो, लेकिन अभी 1 साल नहीं हो पाया, तो बहुत आराम। 21 जून 2022 ट्रीटमेंट शुरू हुआ था और आज तारीख है 13 अप्रैल। और 2 महीने से तो हाँ वही हम कहने वाले थे, फरवरी मार्च से तो हम मान लो, फरवरी से तो काफी आ रहा है। प्रतिभा, ये एक केस आईबीएस का मैंने दिखाया और 21/6/2022 से मेरे पास ट्रीटमेंट लास्ट चला है मई 2024 में उसकी शादी हो गई और ये बिल्कुल ठीक रही।
इसमें करीबन 2 साल मेरे पास अंडर ट्रीटमेंट रही। ये वीडियो एक ही मैंने आपको दिखाया। इसमें इसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे। एक तो आईबीएस था ही के साथ, और भी बहुत प्रोफ्यूज थी, पीरियड्स डिले, हेडेक का प्रॉब्लम था, मस्कुलर पेन, बॉडी पेन, ये सारी चीजें साथ में थी। मेडिसिन पल्सिटिला पहली मेडिसिन मैंने दी, शायद उसने ठीक से काम नहीं किया, तो फिर 2 महीने बाद दूसरी दवाई का चुनाव करना पड़ा। कार्सिनोसिन का रोल बहुत अच्छा रहा इस केस में। कार्सिनोसिन के बाद कुछ मेंटल फेस चेंज हुए, फिर सीपिया का चुनाव किया। सीपिया ने लास्ट तक इस केस को काफी बेहतर किया। फिर लास्ट में मैंने सल्फर, एक मेडिसिन और दी है, सल्फर। तो किसी केस को क्योर करने के लिए 3-4 मेडिसिन तो चाहिए ही हैं। केस क्योर तभी पॉसिबल हो पाता है, सिमिलमम होना चाहिए। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर और केंट ऑब्जर्वेशन को फॉलो करते हम समझ पाते हैं कि मेडिसिन राइट वे में काम कर रही है या नहीं। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर बताता है और केंट ऑब्जर्वेशन हमें बताते हैं कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, कहीं कोई सप्रेशन तो नहीं है, या केस ये हमारे टूल्स हैं। ये 2 लॉ हमें बहुत इजिली मतलब फॉलो करने ही पड़ते हैं। अगर आप इन केसेस को फॉलो करते, इन लॉस को फॉलो करके चलेंगे, तो होम्योपैथी में भी सप्रेशन होता है। होम्योपैथी में भी सप्रेशन होता है। इस सप्रेशन को हम समझ पाए, ये सप्रेशन ना हो, इसके लिए हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर और हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर और केंट ऑब्जर्वेशंस हमको हेल्प करते हैं। तो जिस तरीके से हम एक है कि प्याज छीलते हैं, प्याज की एक परत है, फिर दूसरी परत आती है, फिर तीसरी परत आती है, फिर चौथी परत आती है, ऐसे ही हमारे केसेस भी कई परतों में कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो पहली परत थी, कार्सिनोसिन ने रिमूव की। नोसोड का बहुत अच्छा रोल है क्रॉनिक केसेस में। विदाउट नोसोड क्रॉनिक केसेस हील अप नहीं हो सकते, आपको नोसोड की जरूरत पड़ेगी। अब आप फर्स्ट ही नोसोड से शुरू करते हैं या कोई और कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आती है। हेनीमैन सर कहते हैं, और विथॉलकर सर को हम लोग पढ़ते हैं, हमारे गुरुजी लोग कहते हैं कि जिस मेडिसिन की प्रोमिनेंसी उस वक्त ज्यादा हो, हमें वही मेडिसिन देनी चाहिए। तो वहां पर मुझे लगा पल्सिटिला होगा, पल्सिटिला ने कुछ खास काम नहीं किया, तो फिर हम लोग कार्सिनोसिन पर आए। बाद में सीपिया। सीपिया सीपिया का एक पैथोलॉजी अलग है, कार्सिनोसिन का अपना एक पैथोलॉजी है। तो इन 4 मेडिसिन ने इस केस को पूरी तरीके से क्योर किया। अब एक बहुत ही खूबसूरत केस है वो भी। ये एक पेशेंट है, क्या दिक्कत हो रही है आपको? 10 से ये स्थिति है कि 24 घंटे में 50 से 60 बार हर 10-15 मिनट में फ्रेश होने जाना पड़ता है। ऐसा 15 दिन से हो रहा है? हाँ, 10-15 दिन से। ठीक है। और लेटरी व्यवस्था में जहाँ उन्होंने पाउच फिट किया, वहाँ कंटिन्यू बहुत भयंकर दर्द है। ऑपरेशन हुआ है आपका? जी हाँ। किस चीज का ऑपरेशन? अल्सर का। आंतों में अल्सर हो गया था? बड़ी आंत में था मैं। ठीक है। तो वो आंत उन्होंने निकाल दी। कितने साल पहले पुरानी बात है ये ये? 2013 में ऑपरेशन किया था। ठीक है, उसके बाद से क्या महसूस कर रहे हैं आप? उसके बाद से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि फ्रेश होने दिन भर में मतलब 24 घंटे में 15 से 20 बार तब से नॉर्मली है। जी जाते ही जाते? जी हाँ जी। ठीक है। और उल्टा सीधा कुछ खान पान कट कर नहीं पाते, नॉर्मली अपना बगैर लाल मिर्च ये वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल खाना खाना है। फल खाते हैं? फल खाते हैं, जैसे सेब खाए तो बेटली रास्ता वो काट देता है तो खा ही नहीं पाते हैं। अनार है तो वो नहीं खा पाते हैं।
अंगूर वगैरह ये कुछ नहीं खा पाते, सिर्फ रोटी सब्जी के अलावा। ठीक है। जी अभी 15-20 दिन से 50 से 60 बार लेटरिन जा रहे जी, हैं आप। खास तौर से रात में सबसे ज्यादा। हम्म, रात में क्या दिक्कत हो रही है आपको? 10-15 दिन से अभी एक केस आपने सुना, ये मेरे पास 23/8/2022 को ये केस मेरे पास आया था। इसको उस वक्त 50 से 60 लेटरिन होती थी 24 घंटे में। रात में 30 से 40 लेटरिन, और दिन भर में 15 से 20-25 लेटरिन, 20 से 30 मान लीजिए। तो पूरी रात सोना तो संभव था ही नहीं पेशेंट के लिए। 2013 में लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर हो गए थे, जिसकी वजह से कट एंड रिमूव कर दी गई थी लार्ज इंटेस्टाइन। वहां पर एक पाउच पड़ा हुआ था इंटरनली उसको। तो 15 से 20 बार लेटरिन 2013 से अब तक रोज का नियम था, जाना ही था उसको। ये उसके लिए बहुत कॉमन था। जैसा कि उसने वीडियो में बताया कि लाल मिर्च नहीं खा सकता, और सादा खाना, सब्जी रोटी सिंपल, बाहर का कुछ भी नहीं खाना, और फल भी नहीं खा पाना, ना पपीता खा पाना, ना सेब खा पाना, ना मूली, ना गाजर, इस टाइप की कोई चीज उसको नहीं खा पाना, सिंपल सब्जी रोटी। सीवियर पेन है इसको रेक्टल रीजन में, और घुटने में भी बहुत दर्द होता है 10 साल से। पेशेंट की उम्र है 40 साल। आपको चेहरे से लगेगा कि ज्यादा उम्र का है, लेकिन पेशेंट सिर्फ 40 साल का ही है। इसकी माँ को भी सेम प्रॉब्लम रही थी, और माँ की डेथ भी इसी वजह से हुई। डॉक्टर ने बोला था कि इतनी बार लेटरिन जाना है, तो अब हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब आपको एक पाउच लगाना पड़ेगा होल लाइफ, जो जिसके जरिए ही अब आपको लेटरिन होगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पेशेंट को लगा कि नहीं, अब हम लेटरिन का थैला टांग के जीवन नहीं बिता सकते, जिसकी वजह से उसने फिर होम्योपैथी की दिशा में अपना कदम रखा। इसकी हिस्ट्री ये है, ये अपने माँ पिता के 2 संतान हैं, 2 बेटे हैं, बहनें एक भी नहीं है। एक बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई हैं। सभी एक ही घर में रहते हैं। माँ की डेथ हो चुकी है, और पिताजी की तरफ से ये खुद को बहुत ही निग्लेक्टेड महसूस करते हैं, अपने पूरे परिवार को। अपनी पिताजी इनको बहुत निग्लेक्ट फील करते हैं। हिस्ट्री ये है कि इनको ऐसा लगता है कि इनके पिताजी ने माताजी के साथ भी न्याय नहीं किया, और मेरे साथ भी वो न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय कैसा? कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो भाभी है, बड़े भाई की पत्नी, पिताजी के उन संबंध उनके साथ हैं, ऐसा इनको लगता है, जिसकी वजह से इनके पिताजी ने मेरी माँ की भी कद्र नहीं की, और और अब मेरे और मेरे परिवार को भी अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे हैं। पिताजी हमेशा कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं घर में, जिससे कि मेरा परिवार घर छोड़ के चला जाए। क्योंकि इनको वो मकान चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे, तो ये मकान का जो हिस्सा है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो एक तो इनकी माँ का ना होना इनके लिए एक सबसे कठिन चीज थी। तो अपनी माँ
की डेथ, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ मदर। दूसरा, अपना पिताजी की तरफ से निग्लेक्टेड महसूस करना, एलिमेंट फ्रॉम निग्लेक्टेड बीइंग। तीसरा, इनका इकलौता लड़का है जो बिगड़े हुए जो होते हैं नवाब साहब, वैसा उनका बेटा है, ऐसा व्यवहार करता है, तो उसकी चिंता रहती है कि वो अपने भविष्य में क्या करेगा। और एक सुसाइडल थॉट भी मन में आ गया कि ऐसी बीमारी से अच्छा है मर जाना। प्रयास कभी नहीं किया, सिर्फ सोचा कि इससे अच्छा हम मर ही जाएं। और दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। इनको मेडिसिन दिया गया सल्फर, सल्फर से शुरू किया गया ये केस। सल्फर से शुरू करने के पीछे कारण ये था, ये दिन भर में करीबन 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं, क्योंकि इनको टहलने से बहुत आराम मिलता है। तो ये पूरे झांसी में सिर्फ घूम घूम के ही अपना सारा काम करते हैं, गाड़ी कम चलाते हैं। तो ये 15 किलोमीटर पर डे का इनका चलना, अगर ये वॉकिंग ना करें तो इनको तकलीफ और ज्यादा बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ नींद की कमी है। नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि लैट्रिन बार बार जाना पड़ता है। और ये समस्या उनको स्टार्ट हुई फीवर आफ्टर, टाइफाइड फीवर आफ्टर। एक कंप्लेन और है पास हिस्ट्री में, से उनको सारी कंप्लेन बढ़ी। तो दवाई को सल्फर स्टार्ट किया गया। एक सिम्टम और लिया गया है जर्नल में, वॉकिंग एमिलरेट। अगर ये नहीं टहलते हैं तो इनको बहुत दिक्कत होती है। मेडिसिन 7वें नंबर पर आ रही है सल्फर। स्वभाव के आधार पर इनको सल्फर दिया गया और सल्फर देने के बाद हाँ जी, कैसे हैं आप? पहले अतुल से जी ना? हाँ, जब आप हमारे पास आए थे 23 तारीख को आए थे, आज से 3 दिन पहले, तब आपने बताया था कि दिन भर में 50 से 60 बार लेटरिन आप जा रहे हैं। रात में ज्यादा दिक्कत होता था, बिस्तर पर गए नहीं कि आपको प्रॉब्लम शुरू हो गया। अभी क्या है आपका लेटरिन का प्रॉब्लम, कैसा है? प्रॉब्लम मैम, अब 24 घंटे में 15-20 बार 15 से 20 बार। जो 50 से 60 था, अब वो 15 से 20 बार हो गया है। ठीक है, क्या दिक्कत होता है? क्या दिक्कत होता है? क्या क्या उस समय से अब में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? उस समय मैम लेटरिन की रास्ते में दर्द होता था बहुत ज्यादा, बार बार फ्रेश होना। अब दर्द भी कम है और फ्रेश होने भी कम जा रहे हैं। ये मतलब रात में 5 से 7 बार अकेले जाते। पहले कितनी बार था रात में? पहले तो रात में मैम कम से कम 30-40 बार। और अभी तीसरा दिन है आज। जी हाँ।
आज ये है कि अभी 1 बजे से अभी तक 4 बार ठीक है। खाना खाने के बाद हाँ, लेकिन अंदर से पहला क्या कैसा, पहले तो बहुत सीवियर पेन था, मतलब बहुत ज्यादा दर्द था बहुत लेटरिन की ज्यादा जगह दर्द, पर, जी, दर्द था, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। अब ये है कि 77% दर्द खत्म, 30% है। हाँ, थोड़ा भी दर्द है ना। जी। पहले आपने बताया था कि लेटरिन की जगह पे तो छिल सी बिल्कुल गई। छिलसी गई थी। वो अब- फोटो भी मैंने खींची थी। अभी क्या महसूस कर रहे हैं? अभी पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। सल्फर देने के पीछे एक बहुत बड़ा कि बहुत सारा एब्यूज ऑफ एलोपेशियन का एक स्वभाव, बहुत निगेटिव स्वभाव का व्यक्तित्व नहीं है, इतना निराशावादी व्यक्तित्व नहीं है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव व्यक्तित्व है और इगोस्टिक भी है व्यक्ति। पिताजी से संस्कार है तो पिताजी के आगे झगड़ा भी नहीं करना है, पिताजी से दबना भी नहीं है, पिताजी को मनमानी भी नहीं करने देना है, अवॉइड करना है। और एलोपैथिक एब्यूज एक बहुत बड़ा कारण है, मैंने शायद मेंशन नहीं किया इसमें, लेकिन एलोपैथिक एब्यूज भी एक सिम्टम लिया है हमने। तो उसके आधार पे सल्फर दिया गया, बहुत लंबे समय तक सल्फर ने काम किया और काफी बेहतर काम किया। आगे का मैं आपको अगला स्लाइड में आपको उसकी सुनवाती हूँ। अभी यहाँ गया तो 2 बार। ठीक है। और रात में अब कैसा है लेटरिन आपका? रात में कोई 5-6 बजे, कैसे कैसे क्या? 10 बजे के आसपास, कोई 11, 1:30-2 बजे के आसपास, और फिर सुबह के टाइम 5:30। तो आपको सो पा रहा है? पहले से कैसे है? बेहतर है। क्या बेटर है? ये है ना, मतलब कम जाना, दर्द नहीं है। हाँ, जो लेटरिन की जगह बहुत दर्द होता था आपको। वो बहुत कम, ना के बराबर, मतलब जो लेटर लगती है, अगर आप रोकना चाहें तभी उसी सब समय दर्द हो, बाकी और इसके अलावा नहीं। फल खाना शुरू किया? जी। क्या क्या खा रहे हो? केला से क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत पहले पहले नहीं खा सेब पाते? वगैरह खाते थे तो लेटने के रास्ते वो काट देता था। अब ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है? पहले क्या परहेज था खाने में? पहले बाहर की चीजें और ये अपना पालक, मेथी। अब अभी तो हम कुछ खाएंगे, हम तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है मैडम। कुछ ट्राई नहीं किया बीच में? करते नहीं है, डर लगता है? क्यों? अरे मैडम, कई बार भूख भी हो चुकी है। लेटन होती है जहाँ, फिर होता है भयंकर दर्द पेट में, लेटन होता है कि नहीं है, फिर पहुंचते हॉस्पिटल, तो उन्होंने मेड दी, 10-15 मिनट जा, फिर हो गए। हाँ, क्या कब्ज हो जाता है फिर दस्त हो जाता है? कब्ज नहीं होता है, डायरेक्ट जाम हो जाता है ना लेटरिन? लेटरिन जाम, तो और फिर कब्ज टकरारें, उल्टी। नहीं, लेटरिन जाम हो जाता है तो इसका मतलब लेटरिन नहीं जाते हैं उस वक्त? लेटरिन उतरती नहीं है, लेटरिन शुरू जाती है, लेटरिन उतरती नहीं है, और फिर कई बार फिर बहुत भयंकर लेटरिन होती है। दोनों चीजें एक साथ चलने लगती हैं। अभी अभी क्या स्थिति है? अभी तो ठीक। ये सिम्टम हिस्ट्री लेते लेते बीच में मिला, ये कई बार की विजिट है, तब ये सिम्टम लगा कि हाँ इस तरीके का भी कुछ सिम्टम्स इसके हैं। तो आप हर बार पेशेंट को, क्योंकि देखिए एक 2 साल तक किसी केस को आप रन अप कर रहे हैं और धीरे धीरे क्योर है, तो एक मेडिसिन जो चल रही है वो कुछ समय बाद कुछ और मेडिसिन आएगी उसकी, तो आपके सामने बीच बीच में कुछ कुछ सिम्टम्स आते हैं। इस बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ
कि उसको एकदम से लैट्रिन जाम हो जाए और वो मेट्रोजिल लगवाने पड़े, क्योंकि ये पुराना डर था जो उसको डर लगता है खाने पीने में। अब वो धीरे 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 बहुत कुछ खाना शुरू किया उसने। और आगे की स्लाइड्स, क्या दिक्कत है? लैट्रिन कितनी बार जा रहे हैं? लेटर में अभी दिन भर में 2 बार गए। बस सुबह से आज सुबह? घंटा और अभी ये 1.5 घंटे पहले। 4 बज रहा है, बस 2 ही बार गए अभी तक। रात भर में कितनी बार जाते हैं? रात में पूरी 4 बार। 4। या तो अभी कम खाना खा रहे तो खा नहीं रहे इतना जैसा। नहीं, खाने से क्या, तो बहुत ज्यादा थी ही आपकी। पहले से कैसा महसूस करता है? पहले से तो बहुत अच्छा। कोई तकलीफ है, दर्द है? पहले रात तो में लेटर रोग अभी क्या दिक्कत है? लैट्रिन या तो अभी कम खाना खा रहे तो खा नहीं रहे इतना जैसा। नहीं, खाने से क्या, तो बहुत ज्यादा थी ही आपकी। पहले से कैसा महसूस करता है? पहले से तो बहुत अच्छा। कोई तकलीफ है, दर्द है? पहले रात तो में लेटर रोग में जो दर्द होता था वो भी अब उतना है नहीं। अब रोक भी पा रहे हैं थोड़ा, अब उतना तकलीफ रोकने में भी नहीं हो रही है। पहले लैट्रिन बिल्कुल नहीं रोक पा रहे थे, कुछ टाइम पहले बताया था आपने, तो उसमें दर्द बहुत होता था। अब रोकने में भी उतनी तकलीफ नहीं हो रही है। बाकी लैट्रिन के बाद जो दर्द होता था वो तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गैस पास होती है ठीक से। अभी 3-4 दिन से नहीं। कोई कब्ज जैसा महसूस होता है? फल खा रहे हैं कि नहीं? अरे मैम अब उन्होंने सब बंद ही कर दिया। पपीता कहा था तो वो अब सेब पपीता खाइए। नहीं तो सेब। इस केस में ये पेशेंट अभी भी मेरे पास चल रहा है। इसका लार्ज इंटेस्टाइन कट एंड रिमूव है, और अभी 24 घंटे पहले जब ऑपरेशन के बाद 2013 में इसका ऑपरेशन हुआ था, लार्ज इंटेस्टाइन कट एंड रिमूव थी, उस समय से अब तक जब तक हमारा ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था उस समय तक 15 से 20 बार लैट्रिन जाना उसके लिए बहुत कॉमन था। वो 15 से 20 बार रोज लैट्रिन जाता ही था, बहुत सारे परहेज के साथ। फिर उसका एक फेज आया कि 50 से 60 उसको लैट्रिन जाना पड़ा। ट्रीटमेंट शुरू हुआ यहाँ से, पहली दवाई सल्फर, फिर बीच में कभी घुटने का दर्द बढ़ा, आलस बढ़ा, इस टाइप की कैलकेरिया के सिम्टम्स आए, फिर कैलकेरिया भी दिया गया। फिर कभी एक आध बार उसको सोराइनम का भी डोजिंग दिया गया। और अपने बेटे से बहुत परेशान है, बेटा और पिताजी, ये दो उसकी लाइफ में समस्या बहुत बड़ी है। बेटा सुनता नहीं है और पिताजी अपने जिद में रहते हैं। ठीक चल रहा है केस, अभी भी आर्सेनिक चल रही है, इस वक्त दवा आर्सेनिक चल रही है। कंप्लेन कुछ खास नहीं है, 5 से 6-7 बार लैट्रिन उसका जाना है, और शायद इतना उसको हमेशा जाना ही होगा क्योंकि उसका लार्ज इंटेस्टाइन ही नहीं है, तो जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। और खाने में इस वक्त ऐसा कोई खास परहेज नहीं है, शादी बारातों में भी जाता है, अभी भी सब कुछ खा लेता है, लेकिन बहुत रेगुलर नहीं खा सकता। तो ये आपके हमेशा पेशेंट रहने वाले हैं, शायद आपका साथ जल्दी जल्दी ये छोड़ने वाले नहीं हैं। तो होम्योपैथी सिर्फ आईबीएस में ही नहीं, जितनी भी ब्रह्मांड में बीमारियां हैं होम्योपैथी हर बीमारी में कारगर है, लेकिन सिद्धांत एक ही है, हेनिमैनियन सिद्धांत। आपको सही से सिर्फ एक दवाई का चुनाव करना है, बस उसमें जो मेहनत लगती है बस उतनी ही मेहनत होम्योपैथ डॉक्टर को करनी पड़ती है। उसके बाद पेशेंट अगर उसकी कंप्लेंट बहुत ज्यादा है तो हम लोग वीकली विजिट के लिए बुलाते हैं, अगर ठीक है तो 10 डेज में या 15 डेज में, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम लोग महीने भर में बुलाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है अपने केस को, ना बहुत ज्यादा। मैं ट्रांसमिशन करती हूँ, ओरल भी दे सकते हैं, तो बहुत ज्यादा रिपीटेशन ऑफ डोजेस भी नहीं करनी है। शांति पूर्वक उसकी बात धैर्य पूर्वक सुनते रहना है, और अपने कॉपी में एक राइट डाउन करना है अपनी हिस्ट्री में,
बहुत ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जितना ज्यादा मेडिकेशन देंगे वही दवाई कई बार अपने सिम्टम प्रोड्यूस करने लगेगी, पेशेंट को एग्रीवेट होने लगेगा और आपका क्योरेबल केस इनक्योरेबल होगा। मेडिसिन चेंज करने की बात नहीं कर रही हूँ, अगर उसी की ही ओवरडोजिंग हो गई तो भी आपका केस इनक्योरेबल हो जाएगा। और अगर आपने पेशेंट की एंजाइटी के साथ मेडिसिन को जल्दी जल्दी चेंज कर दिया तो आपका बहुत अच्छा सा चलता हुआ केस स्पॉइल हो जाएगा। आप बहुत बार खुद अपने केस को खराब कर देते हैं और हम खुद ही गलतियां करते हैं और उसकी वजह से हमारा अच्छा खासा केस डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो मेडिसिन सेलेक्ट होती है अगर वो आराम दे रही है तो कई बार साल साल भर तक हमें कुछ और दवाई का चुनाव ही नहीं करना पड़ता है, सिर्फ केयरफुली पेशेंट को सुनना है। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर और केंट ऑब्जर्वेशंस फॉलो हो रहे हैं और छोटी छोटी कंप्लेंट्स पेशेंट हमेशा बोलता ही रहता है। आपको इजी वे में उसको सुनते रहना है और कंटिन्यू मोड पे छोड़ देना है, ना डोजिंग बढ़ानी है और ना मेडिसिन को बहुत चेंज करना है। कभी कभी मेडिसिनल एग्रीवेशन होता है तो थोड़ा सा हम रोक देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद रोक के अपनी दवाई को आगे शुरू कर देते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका होता है किसी भी जटिल बीमारी को क्योर करने के लिए। ये तय है कि फेज बदलेगा तो रेमेडी बदलेगी और बहुत जल्दी जल्दी कोई मेडिसिन में चेंज नहीं आएगा। आपको लंबे समय जल्दी जल्दी मेडिसिन चेंज करना मीन्स आप अपने केस को फुल्ली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आराम से 3-4 दवाइयां आएंगी साल 2 साल में और ये केस बस पेशेंट को समझाते रहना है। आप अपने धैर्य पेशेंट के साथ, आपको इम्पेशेंस नहीं होना है और पेशेंट को सिर्फ काम डाउन करके समझाते रहना है कि नहीं ठीक है सब ठीक हो जाएगा, वेट करिए वेट करिए वेट करिए। तो होम्योपैथी डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान यही है, धैर्य। बस आप केयरफुली अपने पेशेंट को वॉच करिए और कम से कम डोजिंग के साथ। अगर किसी का सवाल हो इन 2 केसेस में तो मुझसे पूछ सकता है। यस मैम, मैं इस पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने बताया कि इतने टाइम्स मींस 20, 30, 40 टाइम्स से इनका स्टूल हो रहा था, तो कोई वीकनेस नहीं था? क्योंकि अगर इतने टाइम तक कंटिन्यूअसली होता है तो आपकी बॉडी से जिंक का उसका कमी हो जाता है, तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स देने होते हैं। जी तो जी इस हम तरह मैंने जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर वीकनेस तो निश्चित रूप से था, लेकिन इतना वीकनेस नहीं था, लूज मोशन उसको नहीं हो रहे थे। उसको आईबीएस की वजह से बार बार लेटरिन जाना हो रहा था और मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं दिया, क्योंकि होम्योपैथी की मेडिसिन की ताकत है कि बिना किसी सप्लीमेंट को दिए भी अगर आपके सिमिलिमम है मेडिसिन तो वो सारी चीजों को रिस्टोर कर लेती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई बार देखा है उसका हीमोग्लोबिन कम है और कई महीने से साल से वो आयरन की टैबलेट्स ले रहा है फिर भी हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा है। और यहाँ पर हमने होम्योपैथिक सिमिलिमम दी और उसका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा बिना किसी सप्लीमेंट के। हम लोग सप्लीमेंट देते हैं, बहुत कम देते हैं जब बहुत जरूरत होती है, अदरवाइज बिना सप्लीमेंट के होम्योपैथी की मेडिसिन इतनी पावरफुल है कि उसमें आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है उसको भी रीअब्जॉर्प्शन की क्षमता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा किसी सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं दिया। अगर सिमिलिमम है तो मुझे लगता है आपको कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन मना नहीं है देना, दे भी सकते हैं। नहीं मैम, मेरे मन में ये क्वेरी इसलिए है क्योंकि पेशेंट अगर इतना ज्यादा स्टूल अगर बार बार हो रहा है तो ऑब्वियसली इरिटेबिलिटी भी आएगी, मेंटल सिम्टम्स भी उसके चेंज होंगे, दिखेंगे। जब आपकी सिमिलिमम होगी ना तो आपका मेंटली भी रिलैक्स पेशेंट करेगा, इमोशनली भी रिलैक्स करेगा। 3 days आफ्टर फिजिकली तो रिलैक्स किया ही किया। इवन उसने क्या बोला, हमारे यहाँ से क्रॉसिंग मुश्किल से 500 मीटर दूर है, तो ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड नहीं है पर उसने आके बोला कि मैम हम क्रॉसिंग तक पहुंच नहीं पाए और मुझे लगने लगा कि हाँ मुझे अंदर से रिलीफ लग रहा है। तो सिमिलिमम होता है तो देखिए होम्योपैथी कहते धीरे धीरे काम करता है, पर होम्योपैथी बिल्कुल धीरे काम नहीं करता, फास्टेस्ट रेमेडी है। बस वही रामबाण वाली स्थिति होनी चाहिए, सिमिलिमम होनी चाहिए। सिमिलर होगा तो काम नहीं करेगा, सिमिलिमम होगा तो काम करेगा। पेशेंट रखना पड़ेगा।
जी जी जी, बस मोनिका वही जी, जो चुनाव हम लोग करते हैं। जी सर। मोनिका जी अपना पीपीटी को हटा दीजिए। जी सर। थैंक यू वेरी मच मैम। बस मेरी क्वेरीज थी इसलिए मैंने आपसे डाउट क्लियर नहीं, किया। बिल्कुल अच्छा सवाल था ये। कार्सिनोसिन मेडिसिन दिया है ना सिमिलियम? मैंने पहले तो जो पहला वाला केस दिखाया था उसको मैंने पल्सिटिला दिया, लेकिन पल्सिटिला ने उतना अच्छा काम नहीं किया, तो 2 महीने बाद कार्सिनोसिन दिया। लेकिन जो सेकेंड केस था मैंने वहां पर सल्फर दिया, सल्फर 0/1। हम मिलीसिमल पोटेंसी यूज करते हैं। ओके। नहीं, क्योंकि मैं अभी अब आईबीएस वाली जो लास्ट केस रिप्रेजेंट कर रही थी, तो उसको मैंने सुना है कि आपका हिस्ट्री, उनका फैमिली का वो जो आपने लिया था उस केस की बात मैं कर रही हूँ। आई थिंक उसमें आपने कार्सिनोसिन दिया था, मैंने रिपेट्राइजेशन में वो आपका। मैंने एज ए नोसोड उसमें सोराइनम दिया, वो भी कुछ समय के लिए, क्योंकि सल्फर को भी हम एज ए नोसोड भी ट्रीट करते हैं, कि सल्फर अपने आप में एक नोसोड है। तो सल्फर ने बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा बेहतर इंप्रूवमेंट दिया, वो एज ए नोसोड भी काम करता है सल्फर। थैंक यू। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं या हैंड रेज भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है सर, मैम सल्फर का क्या डोज होगा? सल्फर हम देखिए मिलीसिमल पोटेंसी यूज करते हैं, हमेशा 0/1 से शुरू करते हैं। अगर वो बहुत मेंटल केस है, मतलब जो मेंटल का मतलब जो मानसिक रोगी होते हैं, जिनको नींद की समस्या है या डिप्रेशन में है, वहां पर हम लोग 0/6 से भी शुरू कर सकते हैं, 0/9 से भी शुरू कर सकते हैं। जो फिजिकल केसेस होते हैं हम सारे केसेस को 0/1 से ही उठाते हैं। हाँ, जहां पर फिजिकल केसेस है लेकिन मेंटल प्रोमिनेंसी के साथ है, वहां पर हम प्रयास करते हैं 0/3 से शुरू करें। ये मेरा हम लोग सेंटीसिमल पोटेंसीज नहीं यूज करते हैं, सिर्फ मिलीसिमल यूज करते हैं, जहां पर हमको पोटेंसी के सिलेक्शन में कोई खास दिक्कत होती नहीं है, और बहुत सक्सेसिव पोटेंसी होती है, इसलिए क्योर भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर एग्रेवेशन भी बहुत कम होता है, जिसलिए पेशेंट को दिक्कत भी नहीं होती है, इसलिए मिलीसिमल पोटेंसी इज बेटर देन डेसिमल पोटेंसीज। तो इसलिए हमारे सारे केस 0/1 से शुरू होते हैं, जो भी मैंने केसेस देखे हैं सारे 0/1 से शुरू हुए हैं। आई थिंक एक और क्वेश्चन है मैम, विच रिमेडी यू प्रिस्क्राइब प्लीज अगेन? तो मैम ने तो वो आंसर बताया, पहले पल्साटिला, सल्फर, कार्सिनोसिन, ये सब क्या होता है ना कि किसी भी केस में आप कोई भी दवाई दे सकते हैं, मेडिसिन मैटर नहीं करती है, उसकी हिस्ट्री मैटर करती है। तो हम सल्फर भी सोच सकते हैं वहां पर, अगर बहुत निराशावादी पेशेंट होगा तो हम सोराइनम भी सोच सकते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन कि केस उस समय क्या है। नाइट्रोम्यूर भी हो सकता है, पल्सिटिला भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी है तो हम आर्सेनिक भी दे सकते हैं। ये आईबीएस में कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है कि ये मेडिसिन दे देंगे ठीक हो जाएगा। आप किसी भी दवाई को सोच सकते हैं 1 से लेके 17 तक। 17 मतलब जो भी रेमेडी आ रही है कोर में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैम आया है, मैम व्हाट अबाउट नक्स वोमिका इनहालेशन? मैम ने अभी वो क्लियरिफाई किया कि कोई भी पर्टिकुलर हम जो भी मेडिसिन होम्योपैथ में देते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होता है, और पेट का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, कब्ज का प्रॉब्लम है, तो नक्स वोमिका ही उठा के दे देंगे। कि मेंटल और इमोशनल पेन विथॉल्कस को फॉलो करती हूँ मैं, और विथॉल्कस सर के हिसाब से अगर नक्स वोमिका होता तो पिताजी के सामने इतना झुकता नहीं। वो स्वाभिमानी भी है और पिताजी के साथ बैलेंस भी कर रहा है, अपने स्वाभिमान के साथ बैलेंस कर रहा है। निराशावादी होता तो मैं सोराइनम के बारे में सोच सकती थी, नक्स वोमिका तो लड़ जाता पिताजी से। मैम इस पे मैं एक आप बार बार करिए, निराशावादी होते तो सोराइनम, इट मींस कि सोराइनम निराशावादी है, ये तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सिम्टम्स में बहुत सारे फैक्टर, देखिए एक लाइन में किसी भी मेडिसिन को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, लेकिन सल्फर एक आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है सल्फर। और निगेटिविटी में थोड़ा थॉट निगेटिव से होंगे तो सोराइनम के बारे में सोच सकते हैं। किसी एक लाइन पर किसी भी मेडिसिन को। मोनिका जी, अब हम लोग का समय पूरा हो गया है और हम लोग इस पर आप कोई भी क्वेश्चंस नहीं ले सकते हैं, ना स्पीकर को अलाउ भी नहीं कर सकते हैं। रामप्रवेश जी, आपने तो काफी अपना मैसेज दे ही दिया है, मुझे लगता है कि अब बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा 8:30 हो चुका है, हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। आप मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशंस दिया है और डिस्कशंस भी काफी अच्छा रहा, चैटिंग बहुत अच्छा रहा है।
तो इसके साथ में आज का सेशन समाप्त होता है और हम लोग डॉक्टर धनेश जी को हैंड ओवर करते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन। नमस्कार सबको, धन्यवाद बहुत बहुत। Thank you, Sahani sir and Dr. Deepamala.